मैं बहुत ही गरीब और मजबूर आदमी था। गरीब तो मैं किस्मत से था, लेकिन मजबूर अपनी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने एक ऐसी औरत से शादी की थी जिसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं था। मेरी माँ और मेरे खानदान वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग खानदानी कूड़ा उठाने वाले लोग थे। हम लोग यही काम करते थे। हमारी नस्लें भी यही काम करती आ रही थी। लेकिन मैंने अपनी बीवी से शादी की तो इसने मुझे इस काम से हटा दिया और मेहनत मजदूरी पर लगा दिया। अब मैं मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन मेरी माँ अभी भी यही काम करती थी। मैंने एक दिन अपनी माँ को कहा कि आप ये काम करना छोड़ दें, और मेरी माँ ने कहा कि अगर ये काम करना छोड़ दूंगी तो अपना खर्चा कैसे निकालूंगी। तेरी बीवी तो तेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ती कि तुम मुझे दे सके। मेरे भी 100 खर्चे होते हैं, दवाइयाँ लेनी होती हैं। मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि यही सच था। मेरी बीवी मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ती थी। मुझे कहती थी कि एक एक दिन की मजदूरी लाकर मेरे हाथ पे रखो, घर मैंने चलाना है। और इस घर चलाने के सिस्टम में वो मेरी माँ के खर्चे नहीं गिनती थी। मेरी माँ भी यही काम करने पर मजबूर थी। इनकी एक लकड़ी की रेहड़ी थी जिसे लेकर वो निकल जाया करती थी और आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर फिरती रहती थी। लोगों के घरों से भी कूड़ा और फालतू सामान लिया करती थी। अब ज्यादातर लोग इसको कभी कभी बिला वजह भी पैसे दे देते थे, क्योंकि सोचते होंगे कि बुजुर्ग औरत है और बेचारी ये काम कर रही है। हो सकता है मुझे भी बददुआएं देते हूँ कि पता नहीं किसकी माँ है, इसकी औलाद ने इसको इस काम पर लगाया हुआ है। लेकिन मैं मजबूर था। इनको सिर्फ इतना ही कह सकता था कि वो ये काम छोड़ दे, और वो नहीं छोड़ती थी। मेरी बीवी ने ये खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो मेरी भी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो शायद मेरी बीवी का दिल भी नरम हो जाएगा, क्योंकि जब औरत बच्चा पैदा करने के अमल से गुजरती है और जब इस बच्चे को संभालती है तो अपना आप भूल जाती है। फिलहाल तो मेरी बीवी को अपने आप से ही बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो कहती थी अगर तुमने ये कूड़े वाला काम किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजूद से बदबू आती है। इसलिए वो मुझसे दिहाड़ी मजदूरी करवाती थी, जो ज्यादा मुश्किल था। एक काम जो मैं सदियों से करता आ रहा था, तो मुझे इसकी आदत थी। और अगर देखा जाए तो दोनों कामों में एक जितने ही पैसे बनते थे। कभी कभी तो दिहाड़ी लगती थी, कभी कभी नहीं लगती थी। लेकिन अपना काम तो इंसान अपनी मर्जी से करता है। काम जैसा भी हो, इंसान काम करता तो है ना। कम से कम कोई चोरी तो नहीं करता ना। ये हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठा रहता था। जैसा भी था अपना काम था, अपने हाथ का काम था, जो मुझे करने में अच्छा लगता था। पर मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अगर तुमने ये कूड़े वाले गंदे काम किए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और वो मेरी माँ को भी कहती थी कि पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है, इसके वजूद से बदबू आती है, इसे कहो नहा लिया करे। वो मेरी माँ के कपड़े भी नहीं धोती थी। एक दिन तो मेरी माँ के कपड़ों को लकड़ी पर रख कर ऐसे ले जा रही थी जैसे कोई बहुत ही गलीज गंदी चीज है। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या कर रही हो। इसने कहा कि बहुत बदबू आ रही है इसके कपड़ों से। तौबा तौबा, इस औरत को कहो ये काम छोड़ दे। मैंने कहा कि तुम फिर इनके खर्चे पूरे किया करोगी तो वो ये काम छोड़ देंगी। तो कहने लगी कि मैं क्यों खर्चे पूरे करूं, मैं तो खुद माँ बनने वाली हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने काम कैसे पूरे करूंगी। कुछ खाऊंगी नहीं तो तुम्हारी औलाद भी कमजोर पैदा होगी। फिर इस बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। मेरी बीवी ने तो मुझे पूरा लेक्चर ही देना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी माँ के हक में कोई बात नहीं की। अच्छा ठीक है, इनको भी दे दिया करूंगी, या कुछ कर लेंगे, या गुंजाइश निकालेंगे। मैं बड़ा मजबूर हो गया था। मैं ऐसा इंसान बन गया था कि जिसको पता था कि वो मजबूर है, वो कुछ कर भी सकता था लेकिन नहीं कर पाता था। अपनी बीवी को समझा सकता था, इस पर हाथ उठा सकता था, इसको समझाने के लिए सख्ती बरत सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गलत कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाता। वो मुझे छोड़कर जाने की धमकियां देती थी। और अब तो वो मेरी औलाद की माँ बनने वाली थी। मुझे बच्चों का बहुत शौक था। मैंने एक दिन अम्मी को भी ये सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि अपनी औलाद से तो सभी को प्यार होता है। अब तेरी औलाद होने वाली है, तू बाप बनने वाला है,
तो जब पता चलेगा कि हमने कितनी मुश्किल से तुम लोगों को पैदा किया और पाला है। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी माँ की परवाह नहीं थी, लेकिन मैं भी तो मुश्किल में फंसा हुआ था। एक तरफ बीवी थी और एक तरफ माँ की जिंदगी गुजर चुकी थी और बीवी के साथ सारी जिंदगी थी। मैं पूरी कोशिश करता था कि मेरी बीवी को कोई मसला ना हो। जो वो कहती थी वो करता था, क्योंकि अगर एक मर्द खुश रहना चाहता है तो पहले इसे अपने घर की औरत को खुश रखना होता है, वरना वो जितना भी खुश हो, इसकी खुशी किसी काम की नहीं। वो खुशी खुशी घर आएगा, बीवी मुंह फुलाकर बैठी होगी, या तो गुस्सा करेगी, झगड़ा करेगी, या रोना शुरू कर देगी। किसी भी सूरत में मसला मर्द को ही होगा, इसे ही सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी तो यही सोच थी, इसलिए अपनी बीवी को खुश रखता था ताकि वो मुझे भी खुश रहने दे। लेकिन वो फिर भी कभी खुश नहीं होती थी। पहले तो इसे मेरी माँ के काम से मसला था कि ये काम क्यों करती है, छोड़ क्यों नहीं देती। फिर इसे इस बात से मसला था कि इनके कपड़े गंदे होते हैं और ये अपने कूड़े वाली रेहड़ी हमारे घर में क्यों खड़ी करती है। और वो ये कहने लगी कि तुम इनको कहीं छोड़ क्यों नहीं आते। मैंने कहा कि मैं इकलौता बेटा हूँ, कोई और भाई नहीं है जिसके पास छोड़ आऊं। कैसी बातें करती हो। तो वो कहने लगी कोई और रिश्तेदार होगा, इसके पास छोड़ दो। मैंने कहा कि आजकल तो सगी औलाद माँ को नहीं रखती, तो कोई रिश्तेदार क्यों रखेगा। मैंने इसकी तरफ इशारा किया था और इसने फौरन समझ लिया। हमारा फिर से झगड़ा हो गया। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं हूं अब तुम्हारी जिंदगी और मेरी औलाद, अब तुम्हें बेटा पैदा करके दूंगी जो तुम्हारी नस्ल बढ़ाएगा, और मेरे साथ ही तुमने सारी जिंदगी रहना है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो सब कुछ माजी बन चुका है। अब क्या इसको पकड़कर रोते रहोगे। अगर माजी में ही जीना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की। कुछ भी करके इस औरत को यहाँ से निकालो, नहीं तो इसका ये काम खत्म करवाओ। इसे कहा करो कि रोज नहाया करें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई और औरत, वो भी मेरी बीवी, मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करेगी। मुझे वो दिन याद है जब एक दफा मैं अपनी माँ के साथ तंदूर पर रोटियां लगवाने गया था और वहां किसी औरत ने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की थी। मेरी माँ लड़ने झगड़ने वाली औरत नहीं थी, इसलिए चुप करके इसकी बातें सुन रही थी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने इस औरत के ऊपर हमला कर दिया था, इसको गले से पकड़ लिया था और मेरी माँ ने मुझे छुड़वा कर मेरे ही मुंह पर थप्पड़ दे मारा था कि ऐसे नहीं करते। मैं वही बच्चा था जो अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता था, जबकि मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 7 साल की थी। और अब मैं अपनी बीवी से रोज बातें सुनता था। समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। माँ भी दबे दबे अल्फाज में अपना दुख बयान करती थी। वो बेचारी भी क्या करती, इसका भी मेरे अलावा कौन था। जब मेरी बीवी का 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे के साथ कोई मसला है। आपकी बीवी की डिलीवरी आसान नहीं होगी, बहुत ज्यादा मसला बन जाएगा, इसलिए आप अस्पताल ले जाए। मैं पहले से ही जहनी तौर पर तैयार हो गया कि चलो अस्पताल ले जाऊंगा। सरकारी अस्पताल भी तो मौजूद था, लेकिन मेरी बीवी ने शोर डाला कि इसे सरकारी अस्पताल नहीं जाना। पर इस दफा मैंने इसे कह दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊं। मैं एक मजदूर हूँ और पूरी फैक्ट्री मेरी नहीं है जहाँ पर मैं मजदूरी करता हूँ। पर बीवी की फिर भी यही जिद थी, पर ये जिद मैं पूरी नहीं कर सकता था, मुझे पता था। इसलिए मैंने इसे टरखाना शुरू कर दिया और फिर सोचा कि जब वक्त आएगा तो बच्चा पैदा हो ही जाएगा, और बाद में अगर ये मुझसे झगड़ा करती है तो करती रहे। लेकिन अब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं कि इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाऊं। ये तो नहीं हो सकता। इसकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन कहीं से भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। मेरी बीवी ने मुझे आखिरी महीनों में बहुत तंग किया, माँ को भी। मुझे ताने दिए और फिर वो दिन आ गया जब मेरी औलाद ने इस दुनिया में आना था। डॉक्टर ने इसे चेक किया और कहा कि ऑपरेशन होगा। हम लोग सरकारी अस्पताल में ही गए थे। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया कि आपकी बेटी है, क्योंकि इसने बोलते हुए कहा था कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरी बीवी को बड़ा गरूर था कि वो बेटा पैदा करेगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी पैदा हो रही थी। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था। शायद मेरी बीवी को हो सकता था। मेरे लिए तो ये मेरी औलाद थी, मेरी पहली औलाद, जिसको मैं बहुत ज्यादा चाहता था।
डॉक्टर ने कहा कि मामला बड़ा खराब होता जा रहा है, जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन तो कर दिया, बच्ची भी बिल्कुल ठीक थी। मेरी माँ मेरे साथ ही थी, जो बार बार दुआएं कर रही थी। मैंने कहा कि आज अगर माँ ना होती तो हमारी औलाद के लिए दुआएं कौन करता। फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आपकी बीवी के साथ कुछ गलत मामलात हो रहे हैं। इनके पूरे जिस्म पर अजीब से निशान उभरने लगे हैं। लगता है जो खून हमने इनको लगाया था वो रिएक्शन कर गया है और इनके फेफड़े ही जवाब दे रहे हैं। अचानक से ही मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा और वेंटिलेटर की सहूलत यहाँ पर नहीं है। वेंटिलेटर खराब पड़ा है क्योंकि ये गवर्नमेंट का अस्पताल था, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता था। प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पास जो पैसे थे मैंने जमा जोड़ करके बीवी को प्राइवेट अस्पताल ले गया और उन्होंने इसकी जान बचाने के लिए इसे वेंटिलेटर पर भी डाल दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वेंटिलेटर के तो बहुत सारे पैसे होते हैं। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के कोटे में से आपकी फीस आधी कर देते हैं, लेकिन वो आधी फीस भी मेरे लिए तो इतनी थी कि वो देते देते शायद मैं खुद ही अदा हो जाता। मैं पूरी तरह परेशान था, मैं रो रहा था, मैं मर्द होकर आंसू बहाने लगा क्योंकि मेरे लिए ये सूरत हाल बहुत ही ज्यादा अजीब थी। बीवी मौत के मुंह में पड़ी थी, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। डॉक्टर पैसे मांग रहे थे, बच्ची उधर दूसरे अस्पताल में पड़ी थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से हुई है तो इसको भी 1 दिन तक नर्सरी में रखना पड़ेगा। तब मेरी माँ ने मेरे कांधे पर हाथ रखा। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे तसल्ली देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ठीक है कि तसल्ली से इंसान को अच्छा महसूस होता है, लेकिन इस वक्त मुझे तसल्ली की जरूरत नहीं थी, मुझे पैसों की जरूरत थी। तब मेरी माँ ने मेरे कांधे पर हाथ रखा तो मैंने इसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि अम्मी बस आप एक तरफ बैठ जाएं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि घर जाओ और मेरी कूड़े वाली रेहड़ी को तोड़ दो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने कहा कि क्या मतलब, ये क्या कह रही हैं आप। उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही करो, मेरी बात मान लो। मैं घर गया और मैंने इस कूड़े वाली रेहड़ी को देखा जो ऊपर से छोटी सी लगती थी, नीचे से काफी मोटी थी, जैसे इसके अंदर कोई सामान रखने की जगह बनी हुई थी। क्योंकि दरअसल ये रेहड़ी कुल्फी वाली रेहड़ी थी जो हमें सस्ते में मिली थी। कुल्फी वाली रेहड़ी के अंदर काफी जगह होती है जिसमें कुल्फियां जमती हैं, वही जगह भरी हुई थी। मैंने अम्मी के कहने पर इस रेहड़ी को तोड़ दिया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। इसके अंदर पैसे ही पैसे थे। मेरी माँ जो पैसे जमा करती थी वो इसी रेहड़ी में रखती थी। मेरी माँ ने मुझे आज इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल लिया। मैंने वो पैसे जमा किए और इन पैसों से मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया। मेरी माँ ने कहा कि ये सारे पैसे मैं जमा कर रही थी और मैंने कहाँ लेकर जाने थे, तेरे लिए ये जमा कर रही थी। मेरी पता नहीं कितने सालों की कमाई है, वो पैसे लाखों में थे। मैं तो हैरान था कि मेरी माँ के पास इतने सारे पैसे थे। मेरी बीवी को होश आया तो गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि क्यों मुझे पहले गंदे अस्पताल में ले गए थे, मेरी बुरी हालत थी, मैं कितने दिनों बाद उठी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मशवरा दिया होगा और अब जो मरने वाली थी तो यहाँ ले आए हो, तुम्हारी माँ की नजर लग गई है। मुझे अजीब नजरों से देखती रहती थी हर वक्त तो, और इसको कोई काम नहीं था। आज मैंने अपनी बीवी को अच्छी खासी सुनाई, हालांकि वो अभी भी बीमार थी, इसे अभी अभी होश आया था, वो मौत के मुंह से निकल कर आई थी। लेकिन मैंने इसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ की वजह से आज तुम जिंदा हो। उन्होंने अपनी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज के लिए न दी होती तो तुम अभी तक मर चुकी होती, और इतने दिन से तुम्हारी बच्ची को भी मेरी माँ ही संभाल रही थी। वही रेड़ी जिसे तुम गंदा कहती थी, वही काम जिसको तुम गंदा कहती थी, आज इसकी वजह से तुम्हारी जान बची है। कोई काम गंदा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, इंसान की सोच गंदी होती है। इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है, और इसकी जिंदा मिसाल तुम खुद हो। जब मैंने अपनी बीवी को ये सब कुछ बताया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, इसका मरा हुआ जमीर जाग गया।
इसने फौरन मेरी माँ से माफी मांगी। जब तक वो अस्पताल में रही मेरी माँ ने ही इसका ख्याल रखा। इसके बाद वो घर आ गई। घर में भी हमें इसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत थी। मेरी माँ सब कुछ करती रही, बच्ची को भी संभालती रही और इसको भी। लेकिन अब इसमें और मेरी माँ में काफी अच्छे मामलात हो गए थे। वो मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी, इनको माँ कहती थी, जबकि पहले तो वो इनको माँ भी नहीं बुलाया करती थी। अब मेरी बीवी को एहसास हो गया था कि घर में बड़ों का होना कितना जरूरी होता है और कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिला जरूर मिलता है। अब वो मेरी माँ के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, किसी बात पर भी बुरा नहीं कहती, बल्कि मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। मेरी माँ भी इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। इसीलिए दोस्तों, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि माँ बाप के हकूक का खास ख्याल रखें, खास तौर पर शादी के बाद, क्योंकि फिर बीवी के भी हकूक अदा करने होते हैं, इसका भी ख्याल रखना होता है। लेकिन बीवी के आने से माँ बाप को ना भूल जाया करें, इनको भी टाइम दिया करें। शाम को जब घर आए तो माँ बाप के पास जरूर बैठे, इनसे बातें करें, इनसे इनके मसाइल पूछें, इनसे इनकी जरूरियात पूछें, इनको पूरा करें और कोशिश करें कि जो वो नहीं भी कह सकते इनके लिए कहीं बिना पूरा करें, क्योंकि इन्हीं की दुआओं के जरिए आपकी ये जिंदगी जन्नत बनेगी। वरना इस जिंदगी में भी नाकामी और अगली जिंदगी में भी नाकामी। और इसी तरह अपनी बीवी को भी तलकीन करें और इसको भी चाहिए कि वो सास को अपनी माँ समझे, इसे माँ की तरह प्यार करे, इसका ख्याल रखे। और इसी तरह सास को भी चाहिए कि वो भी बहू को बेटी ही समझे। तो बस दोस्तों, जिंदगी के तमाम मसाइल ही हल हो जाए, किसी घर में कोई नाखुशगवार वाकया ना होगा, ना लड़ाई ना झगड़ा होगा, ये दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।